हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड आज हम इसको खत्म करने वाले हैं चैप्टर को। आई नो कि बहुत ज़्यादा लंबा चल गया, थर्ड पार्ट में पहुंचना नहीं चाहिए था बट पहुंच गया। सो आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं भाई मेकिंग ऑफ जर्मनी। मेकिंग ऑफ जर्मनी में क्या है। ठीक है, जर्मनी का मेकिंग और क्या है। ठीक है, तो हुआ क्या कि मिडिल क्लास ने, जो तुमको याद है ना, ट्राई किया। क्या ट्राई किया? 1848 में रेवोल्यूशन करना, याद करो। वो जो कौन सा चर्च था, चर्च का नाम बताओ। ठीक है, चर्च का नाम याद करो। वहां पर जो सेंट पॉल का चर्च था, ठीक है, तो वहां पर जो रेवोल्यूशन करने का ट्राई किया वो फेल हो गया। तुमको पता है कैसे फेल हो गया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, तुमको पता है। ठीक है, नाउ वो फेल हो गया था। एंड क्योंकि वो मिडिल क्लास ने किया था तो वो फेल हो गया था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि प्रशिया की जो लीडरशिप थी, उन्होंने यूनिफिकेशन का मुद्दा खड़ा किया कि बोला भाई ये मिडिल क्लास जर्मन नेशन बनाना चाह रहे हैं, इतने दिनों से, इतने सालों से हो नहीं पा रहा है, इनसे काम करते हैं, हम ही बना लेते हैं ना यार। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, यूनिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जर्मन कॉन्फेडरेशन थे, कितने थे याद करो, कितने स्टेट थे, 39 स्टेट थे जर्मन कॉन्फेडरेशन में उस टाइम पे। तो यूनाइटेड नहीं था, सबकी अलग अलग लाइक अलग अलग सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लीगल अलग अलग, सब कुछ अलग अलग था। तो यूनिटी नहीं थी जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन में। ठीक है, क्योंकि वो 39 टुकड़ों में बटा हुआ था। तो पर्शिया की जो लीडरशिप है ना, उन्होंने सोचा यार हम ही क्यों ना करते हैं इस चीज का क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पर्शिया की जो लीडरशिप थी, उसने चुना चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क को। बिस्मार्क जो था, वो अपनी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी बोला कि भाई तुम पूरा ले लो। ठीक है, तुम पूरी आर्मी ले लो, ब्यूरोक्रेसी ले लो, ऑफिसर्स ले लो। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर्स आते हैं, और जो करना है वो करो, लेकिन अपने को चाहिए यूनाइटेड जर्मनी एक। ठीक है, 39 हिस्सों वाला जर्मनी नहीं चाहिए। तो बिस्मार्क ने क्या किया, वो 3 वॉर्स लड़े उसने 7 ईयर्स में। 7 साल का समय लेगा इसमें पूरे यूनिफिकेशन में। ठीक है, और कितनी लड़ाइयां लड़ी? 3 मेजर वॉर्स लड़ी, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ तो इनकी वैसी नहीं बन रही थी, बिकॉज रेवोल्यूशनरीज की सरकार फिर से आ गई थी। ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से भी लड़ना पड़ गया इनको। ठीक है, क्योंकि मुद्दा यूनिफिकेशन का था। ठीक है, तो लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी, बेसिकली होता क्या था कि फॉर एग्जाम्पल ये जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ये प्रशिया है। अब प्रशिया में जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, यहाँ भी रहती है, बट ये जो इलाका है यहाँ, ये ऑस्ट्रिया के हिस्से में है। तो इसको अपनाने के लिए प्रशिया को वॉर लड़नी पड़ती थी। ठीक है, उस टाइम पे। तो ये था बेसिकली हिसाब किताब। नाउ हुआ क्या, 3 वॉर लड़ी गई 7 सालों में। और सेरेमनी जो होती है वॉर लड़ने के बाद, क्योंकि सब कुछ सफल हो गया, तो सेरेमनी एक राज्यभिषेक होता है। किसका? किसका होता है? काइसर विलियम वन का होता है, रशियन किंग बनते हैं ये। ठीक है, और पैलेस ऑफ वर्सेल्स में, जनवरी 1871 में। तो पता करो तुम, स्टार्ट कब हुआ होगा ये, है ना, कब स्टार्ट हुआ होगा बताओ। मैथ्स वीक है तुम लोगों की, बताओ कब स्टार्ट हुआ होगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो प्रशियन किंग बना काइसर विलियम वन, उसको जर्मन एम्पायर बनाया गया। ठीक है, और उसने स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज किया मॉडर्नाइज करने में करेंसी को, बैंकिंग को, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को जर्मनी में। काइसर विलियम ने जर्मनी को मतलब कि राख से, मतलब सोना बना दिया था। ठीक है, ये काइसर की जो फैमिली थी ना, ये जो मतलब ये जो पूरा वंश था, इन्होंने वही जर्मनी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, बस तुम तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा, मैं चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा स्टेटस, बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई सबसे पहले। यूनिफिकेशन कैसे हुई? बिस्मार्क को पूरी पावर दे दी गई, इसने लड़ाइयाँ लड़ी कितने साल में, कितने वॉर्स। ठीक है, किसके साथ? ठीक है, उसके बाद सेरेमनी कहाँ हुई, कब हुई, एंड कौन राजा बना। ठीक है, एंड राजा ने क्या किया, राजा ने करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम को बदल के रख दिया पूरा। ठीक है, तो ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब आते हैं इटली के यूनिफिकेशन पे। जर्मनी इटली में से तो ऑप्शन आते हैं भाई, इनमें से ऑप्शन आते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर। ठीक है, इटालियंस होते हैं, वो स्कैटर्ड थे ओवर 7 डायनेस्टिक स्टेजेस। ठीक है, एंड मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर था। ठीक है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग थे, स्पेनिश किंग रूल करते थे, कहीं पर पोप रूल करता था। पेपल रोम, रोम का जो आसपास का इलाका है वहाँ पर पोप रूल करता था। तो पूरा बटा हुआ था इटालियन स्पीकिंग जो पॉपुलेशन था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। एंड मजीनी ने चाहा था कि भाई ये पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बहुत पहले का सपना था उसका, बट 1831 में और 1848 में जो उसने रिवॉल्ट्स किए वो फेल हो गए। तो मजीनी का सपना और आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी, लेकिन वो फेल हो रहा था। ठीक है, एंड मतलब एक गाना है ना, आई ट्राइड सो हार्ड बट, पता नहीं क्या था। तो बस वही हिसाब किताब था मजीनी का। सार्दिनिया पेडमोंट का जो राजा था, उसने सोचा भाई मजीनी की तरह हर किसी की किस्मत तो होती नहीं। छोटा सा किंगडम था सार्दिनिया पेडमोंट का। ठीक है, तुम देख पा रहे होगे मैप पे, बहुत छोटा सा किंगडम था सार्दिनिया पेडमोंट का यहाँ पे। एंड वहां का जो रूलर था उसका दिल बहुत बड़ा था, उसका जिगरा बहुत बड़ा था, विक्टर इमानुअल टू का। उसने क्या किया कि भाई मजीनी का सपना मैं पूरा करूंगा, और इटालियन स्टेट्स को मैं यूनिफाई करूंगा। केवर जो था उसका चीफ मिनिस्टर था। इमानुअल टू जो था एक रेवोल्यूशनरी टाइप का इंसान था, लेकिन केवर उतना नहीं था। स्टिल उसने अपना राज्य धर्म निभाया, और उसने कहा कि भाई
ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, और वो करेगा, किया उसने। ठीक है, बहुत तेज था, तेवर का तेवर था, बहुत ज्यादा तेज। 1859 में, ठीक है, उसने क्या किया, डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया, फ्रांस के साथ दोस्ती करी, दिखाने के लिए कि भाई हम ज्यादा स्ट्रांग हैं। और किसको हराया, सार्दिनिया पिडमोंट ने किसको हराया, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया को हराया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया। देन 1860 में नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया, साउथ इटली गए। ठीक है, पीपल स्टेट था, पोप था जहां पर रहता था, पीपल स्टेट। ठीक है, पीपल स्टेट बोलते हैं उसको। पीपल स्टेट में पोप को बोला कि यार आप तो धार्मिक इंसान हो, आपके साथ क्या लड़ाई लड़नी है, आप कम स्टेटस दे देंगे। तो पीपल स्टेट में कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उसको तो मना ही लिया। देन उसके बाद क्या हुआ, साउथ इटली में आर्मी जाती है, वहां पर 2 सिसिलीज है, तो मैप पे देख पा रहे हो कि एक आइलैंड भी है। ठीक है, और वहां पर जो नॉर्दर्न सिसिली था उसको तो जीत लिया, जो आइलैंड वाला हिस्सा था वो स्पेनिश किंग बहुत अच्छे से रूल करते थे। तो वहां पर बहुत ही बड़ा जमींदार था गरीबाल्दी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था मजीनी के आइडिया से, तो इसको बोला गया कि भाई तुम्हारा जो सपना था ना मजीनी वाला, वो सच होने जा रहा है, बस अगर तुम सपोर्ट कर दो तो इसने बोला अच्छा ऐसी बात है, मेरा सपोर्ट तो हमेशा से आपके साथ है फिर। ठीक है, तो इसने पूरा सपोर्ट कर दिया, पीजेंट्स को बोल दिया भाई तुम टैक्स मत दो, हथियार उठा लो राजा के अगेंस्ट, स्पेनिश किंगडम्स के अगेंस्ट, हमारा इटली आजाद होने वाला है। बस रही क्या बात, गरीबाल्दी ने मदद करी और पूरा इटली यूनाइट हो गया। तो मतलब कि छोटा सा किंगडम कितने बड़े सपने देख सकता है और उसको साकार कर सकता है। तुम इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। विक्टर मैनुअल टू जो था वो राजा बना फिर। ठीक है, यूनाइटेड इटली का जो किंग बना 1861 में, कब बना, विक्टर इमानुअल टू बना। ठीक है, और बहुत सक्सेसफुल किंगडम गया आगे जाके इटली। देन आते हैं मेकिंग ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन का भी तो स्टोरी इस बार पूछ लिया था पिछली बार बोर्ड्स एग्जाम में, पता होनी चाहिए तुमको इसके भी बारे में कुछ। तो ब्रिटेन जो था, नेशन स्टेट वहां पर थे नहीं ब्रिटेन के इलाके में। ठीक है, और रेवोल्यूशन से तो आए नहीं थे, तो कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था 18 सेंचुरी से पहले। ठीक है, छोटे छोटे किंगडम्स थे। तो वहाँ के लोग आइडेंटिफाई कैसे करते थे खुद को, एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश के तौर पे, अपने अपने कल्चरल पॉलिटिकल ट्रेडिशन के बेसिस पे बेसिकली ऐसे आइडेंटिफाई करते थे, ना कि फ्रेंच जर्मन की तरह आइडेंटिफाई करते थे जो कि फ्रांस और जर्मनी के लोग करते थे। ठीक है, बट धीरे धीरे इंग्लिश जो नेशन था वो वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर में बढ़ने लग गया। ठीक है, और इंग्लिश जो पार्लियामेंट थी उसने क्या किया, वहां पर एक पार्लियामेंट भी होती थी। ठीक है, तो उसने स्नैच कर दिया पावर 1688 में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्लड रेस रेवोल्यूशन। मोनार्की से ज्यादातर पावर्स ले ली गई और मोनार्की को नॉमिनल बना दिया, नाम मात्र का बना दिया। ठीक है, बस नाम के लिए, और पावर ले ली। एंड उसके बाद अपने हिसाब से करने लग गई वो चीजें को हैंडल। हुआ क्या, 1707 में, अब यहाँ से मेन तुम्हारा यूनिफिकेशन मतलब कि मेकिंग शुरू होता है। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड क्या करता है, स्कॉटलैंड को हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है और बना लेता है, घोषित क्या कर देता है, अनाउंस क्या कर देता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, देन उसके बाद इनको वादा किया जाता है कि भाई आपको ना हम पूरी स्टेटस देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, जो कि मिलता नहीं। स्कॉटिश कल्चर को हमेशा सप्रेस किया गया। ठीक है, जो कैथोलिक क्लैंस थे, जो कि स्कॉटिश हाईलैंड्स में वो जो लोग रहते थे, उनको रेप्रेशन झेलना पड़ा जब भी वो अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करते थे। देखो यहाँ पर एक चीज है, एक होते हैं कैथोलिक्स इसमें, एक है प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, तो जो इंग्लिश बोलते थे ना, जो इंग्लिश थे वो प्रोटेस्टेंट्स थे, और जो कैथोलिक्स थे वो स्कॉटिश थे। ठीक है, तो स्कॉटलैंड में ज्यादातर जो लोग थे वो कैथोलिक्स थे, तो कैथोलिक कल्चर को ज्यादा पसंद नहीं करते थे प्रोटेस्टेंट उस टाइम पे, तो उनको सप्रेस करते थे वो। 100 साल बाद क्या हुआ, लगभग 100 साल बाद, 90-100 साल बाद, आयरलैंड था। ठीक है, वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। हम्म, कैथोलिक तो आ गया, स्कॉटलैंड तो पूरी पूरी तरीके से आ गया ना, 50-50 जो बटा हुआ है आयरलैंड, उसकी बारी थी। उसको लेने का प्लान नहीं था। ठीक है, लेकिन जो खबर आई वो क्या आई कि भाई जो फ्रांस में जो नेपोलियन है ना, 1798 की बात है, तो फ्रांस में नेपोलियन ही था, वो क्या कर रहा है, अब वो ना कैथोलिक्स के साथ मिल गया है और वो आयरलैंड को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे वो इंग्लैंड को भी हरा देगा। इसके डर से इंग्लैंड ने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स जो थे आयरलैंड में उनको सपोर्ट किया और बोला कि भाई तुम हमसे पूरा सपोर्ट लो और पूरे डोमिनेंस स्टैब्लिश करो। वॉल्फ टोन को पूरा सपोर्ट मिल रहा था नेपोलियन से, वॉल्फ टोन ने कोशिश करी एक रिवॉल्ट हो जाए, जो कि फेल हो गया। ठीक है, और उसके यूनाइटेड जो आयरिश मैन था, उसकी जो सीक्रेट सोसाइटी का नाम होगा मैं ये यूनाइटेड आयरिशमैन, ये हार गई। और इसको हराया किसने, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने बोला भाई बहुत हो गया, तुम्हारे इसी रिवॉल्ट का हम वेट कर रहे थे जिसको हमने फेल कर दिया है, अब हमारे पास रीजन आ गया है। क्या रीजन आ गया है, आयरलैंड को अपने में मिलाने का, ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी। तो आयरलैंड को मिला लिया गया यूके में 1801 में। ठीक है, फोर्सफुली। और ये सिंबल था न्यू ब्रिटेन का, ब्रिटिश फ्लैग इसी टाइम पे बनाया गया, यूनियन जैक। ठीक है, नेशनल एंथम बनाया गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग। उस टाइम पे किंग है तो किंग, क्वीन होती थी तो क्वीन आ जाती थी यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, स्कॉटिश, वेल्श, आयरिश लैंग्वेज को डिमोट किया गया। ठीक है, एक यूनाइटेड इमेज बनाने के लिए इसकी, इंग्लैंड की। नाउ अब आते हैं यहाँ पर हाँ, इंपीरियलिज्म में। तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या हो रहा था, नेशनलिज्म, आइडियलिस्टिक, लिबरल, डेमोक्रेटिक सेंटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग का, इसको ध्यान से पढ़ना।
आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट को अब कैरी नहीं कर रहा था वो। अब लिबरल मिडिल क्लास इसको कैरी करने वाले एकमात्र ग्रुप नहीं रह गए थे। इसको मेजरली कैरी कौन कर रहा था? कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तो नेशनलिस्ट ग्रुप जो थे, अब वो कंजर्वेटिव्स जो होते हैं वो पावर अप्लाई करना चाहते हैं, बिकॉज पावर अप्लाई करना इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है, राजाओं महाराजाओं के पास पावर होती है। अगर वो नेशनलिस्ट हो गए तो पावर भी उसी हिसाब से अप्लाई करेंगे वो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वायलेंस होगा। ठीक है, वायलेंस तो हो गई। तो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से बहुत चिढ़ने लग गए, क्योंकि सबको लगता था कि हमारे पास ज्यादा पावर है, हमारे पास ज्यादा अच्छा कल्चर है। ठीक है, तुम क्या हो, हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, क्या कहता था अमेरिका। ठीक है, मेन यूरोपियन पावर्स जो थे वो मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, नेशनलिज्म को और ज्यादा वो प्रमोट करते थे कि भाई तुम फ्रेंच लोग हो, जर्मनी वाले बोलते तुम जर्मन लोग हो, तुम महान हो सबसे ज्यादा, फ्रेंच के सामने किसी के सामने तुम घुटने मत टेकना, ये करना वो करना। ठीक है, बाल्कन एक रीजन था जो तुम अपने मैप पे देख पा रहे होगे, ठीक है, स्क्रीन पे ना। उस रीजन में क्या हो रहा था? छोटे छोटे जो देश थे ना वो आजाद हो रहे थे। ठीक है, ओटोमन एम्पायर टूट रहा था और छोटे छोटे किंगडम्स, अलग अलग कल्चर जो थे वो ग्रुप्स आजाद हो रहे थे, अलग अलग रीजन, और वो अलग अलग किंगडम्स में बदल जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ये सारे जो देश थे, हजरगोविना, बोस्निया, ये सारे अलग हो रहे थे ओटोमन एम्पायर से, और ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे वन बाय वन। यहाँ के लोगों को स्लैब्स बोलते हैं। ठीक है, और रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया जो था बाल्कन्स में फैला, और ओटोमन एम्पायर टूटता चला गया। ओटोमन एम्पायर एक तरफ टूट रहा था, दूसरी तरफ इनकी आपस में ही बन नहीं रही थी। बुल्गारिया कहता था हमारे बुल्गारियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बुल्गारियन ज्यादा अच्छे हैं अल्बानियन से, रोमेनियंस कुछ कह रहे हैं, बॉस्नियंस कुछ कह रहे हैं, मतलब सर्बियंस कुछ कह रहे हैं, तो ये रिफ्ट बन रही थी आपस में। ठीक है, और अलग अलग होने लग गए, मैंने तुमको बता दिया, बाल्कन स्टेट एक दूसरे से जेलस होने लग गए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सर्बिया है और बॉस्निया है, ये सर्बियन है बॉस्नियन से। अब सर्बियन के पास तो सर्बियन पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ सर्ब यहाँ भी रहते हैं। ठीक है, और वो बॉस्निया के अंडर पड़ रहा है। तो नेशनलिज्म में क्या होता है भाई? आपके अपनी पॉपुलेशन, अपने कल्चर को यूनाइट करना होता है, जो कि सर्बियन करना चाहता है इन पॉपुलेशन को मिला के। लेकिन नेशनलिज्म में एक और चीज होती है जो कि टेरिटरी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बॉस्नियन चाहते हैं कि जो टेरिटरी हमारे पास ही रहे, भले इसमें सर्बियंस क्यों ना रहे। तो दोनों में रिफ्ट ऐसे बढ़ती जाएगी, तो ये प्रॉब्लम थी इसमें। ठीक है, तो राइवलरी चलती रहती थी। ठीक है, राइवलरी, राइवलरी से कुछ याद आया। ठीक है, हर पावर जो था, अब सुपर पावर इसमें क्या करते थे? जैसे कुत्ते नहीं लड़ते हैं, छोटे छोटे कुत्ते भी लड़ते हैं, तो उनके मालिक उनको लड़ाते हैं, वैसे ही हो रहा था यहाँ पे। डॉग फाइट हो रही थी। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इटली, ये क्या कर रहे थे? एक्सटेंड कर रहे थे सपोर्ट बाल्कन कंट्रीज के टुवर्ड्स। इसने इसको सपोर्ट कर दिया, सर्बियंस को, इसने किसी को सपोर्ट कर दिया, इसने बॉस्नियंस को सपोर्ट कर दिया, इसने क्रोएशियंस को सपोर्ट कर दिया कि लड़ो भाई, हम तुम्हारे साथ है। ठीक है, कुछ बात हो तो हमको बुला लेना। और ऐसे करते करते ये जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है ये वर्ल्ड वॉर 1 में बदल गई। ठीक है, तो ये था इस पूरे केस स्टडी में। ठीक है, अब नाउ इस टॉपिक पे आते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें एलिगरीज की बात होती है। एलिगरीज का मतलब है प्रतीक। 18th और 19th सेंचुरी में हो क्या रहा था? जो आर्टिस्ट थे वो नेशंस को पर्सोनिफाई कर रहे थे। पर्सोनिफाई करने का मतलब है उसको किसी मैन लाइक या ह्यूमन लाइक फिगर में दर्शाना। ठीक है, पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स, और इनको एलिगरी बोलते थे। एलिगरी का मतलब प्रतीक, सिंबल ऑफ नेशंस। ठीक है, सिंबल्स बनाया जाता था इनको एज ए नेशन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज सिमिलर फीमेल एलिगरी। तुमने, अब मैंने तुमको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि फ्रेडरिक सॉरियो की जो पेंटिंग है उसको मत देखना, उसको लास्ट में देखेंगे, अब देखो उसको जाके। ठीक है, अब तुम देख पा रहे होगे कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उससे लोग एक एक करके पास हो रहे हैं, अलग अलग नेशंस के फ्लैग लेके, मतलब कि वो एक एक करके मतलब कि इंडिपेंडेंस या कह लो तुम नेशनलिज्म के स्पिरिट में आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलर फीमेल एलिगरीज इन 19th सेंचुरी रिप्रेजेंटेड द नेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रांस की जो एलिगरी थी, पर्सोनिफाइड सिंबल था, वो था क्रिश्चियन मैरियन है। ठीक है, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। ठीक है, क्रिश्चियन मैरियन। एंड जर्मेनिया जो थी वो जर्मन नेशन की एलिगरी थी। वैसे ही ब्रिटेनिया जो थी ब्रिटेन नेशन की थी। इटालिया जो थी इटालियन नेशन की एलिगरी थी। तुम वेब पे देख सकते हो जाके। ठीक है, और जर्मेनिया ने जर्मन ओक्स जो वो पहना होता था, क्या बोलते हैं उसको, सर पे जो ताज था पहनते थे ना, उसको वो पहना हुआ था। ठीक है, एंड वो स्टैंड करता है हीरोइज्म के लिए, हीरोइक जो काम करते हैं ना उनको मिलता है। ठीक है, रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेड, ये सब किसने पहना हुआ था? फीमेल एलिगरीज ने पहना हुआ था। तो ये सब तुम दर्शा सकते हो, बाकी तुमको एक्सप्लेन पूरे डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तुम एक बार वो ज्वाइन कर लेना, मैंने कहा है व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है, एंड तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एंड मैं तुमको पर्सनल गाइडेंस भी दे दूंगा एग्जाम्स के लिए। चलो, तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।